अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 8। और कल के लास्ट आपके जो है वो टॉपिक में आप इंथैल्पी का जो है वो हमने टॉपिक डिस्कस किया था और अब आपको क्लियर होगा। इंथैल्पी आपके पास टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम होता है, ठीक है। तो इंथैल्पी की आगे बेटा बहुत सारी जो है वो टाइप्स होती हैं, ठीक है। और इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन हम जो है वो किस चीज़ को कहते हैं, या एक रिएक्शन में इंथैल्पी का चेंज जो है वो किस तरह का होता है, वो हम आज के जो है वो इस टॉपिक में जो है वो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा आपको ये तो पता है कि रिएक्शंस जो हैं थर्मोडायनामिक्स में जो है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर रिएक्शन जो सिस्टम है वो हीट जनरेट कर रहा है, उसमें से हीट इमिट हो रही है, ठीक है, या इवॉल्व हो रही है। और एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं कि जो सिस्टम हीट बाहर से क्या कर रहा हो, अब्जॉर्ब कर रहा हो, ठीक है। So in an exothermic reaction, the heat content or enthalpy of the products H2 is less than that of the reactants H1. Since the system has lost heat, we can say that enthalpy change for the reaction delta H is negative. मैं आपको इस पूरे कंसेप्ट को यहाँ से समझाती हूँ, आपने इसको जो है वो अपनी बुक्स पे जो है वो देख लेना है, फिगर 7.5 को। बेटा यहाँ पर ए और बी दो उन्होंने जो है वो डिफरेंट आपको बताए हुए हैं। पहले आप ए को देखें, ठीक है। वो कह रहे हैं ए आपके पास एक ऐसा जो है वो रिएक्शन है जहाँ पर रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो ये रही H1 और जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है वो ये रही H2, ठीक है। तो बेटा आप देख रहे हैं जो ए है आपके पास समझ लें जो ए कैटेगरी है, उन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स की जो इंथैल्पी है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी क्या है, कम है। तो जब रिएक्टेंट की इंथैल्पी यानी कि हीट जो है वो ज़्यादा होगी, एनर्जी से समझ रहे ज़्यादा है, और प्रोडक्ट की कम है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने के लिए उस सिस्टम को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज़ करनी पड़ेगी। इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, इमिट आउट होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। तो लॉस इन एंथैल्पी, इसलिए इस केस में आपके पास जब H2 माइनस H1 होगा तो वो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है, नेगेटिव एंथैल्पी होगी। जबकि यहाँ पे देखें आपके पास जब बी केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की हीट या एंथैल्पी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कम है, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा तो अब रिएक्टेंट को हीट जो है वो अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेगा। तो इसके केस में H2 माइनस H1 जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H पॉजिटिव होता है। अब आपको ये यहाँ से इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें जी, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये मैं बता दूं जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी होती है उसके लिए हम डेल्टा H नॉट लिखते हैं। ये जो ऊपर डिग्री का साइन है ना छोटा सा, इसको हम पढ़ते हैं नॉट, ठीक है, डेल्टा H नॉट। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H नॉट इज द एंथैल्पी चेंज विच अकर्स व्हेन द certain number of moles of reactant as indicated by the balanced chemical equation react together completely to give the products under standard condition. Standard conditions क्या हैं, 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड कंडीशंस आपके पास यही हैं कि 25 डिग्री से रूम टेम्परेचर जो है वो हो और 1 atm प्रेशर हो। वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होती है कि जब एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में इन कंडीशंस पे, तो उस टाइम पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई होगी या जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब हुई होगी वो उसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। सो ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स एंड इट्स यूनिट इज़ किलो जॉल पर मोल। तो इंथैल्पी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, किलो जॉल पर मोल। नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है कि लेट्स सपोज जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैसेस हैं, ये मिल कर क्या बना रही हैं, वाटर लिक्विड स्टेट में, और इस रिएक्शन के केस में आपके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी -285.8 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है। तो डेल्टा H नॉट इस केस में ये है, ठीक है। अब इंथैल्पी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, यूँ समझ लें कि डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर हम इंथैल्पी को जो है वो देखेंगे कि अगर
रिएक्शन जो है वो कोई फॉर्मेशन का रिएक्शन है तो उसमें एंथैल्पी क्या है, ठीक है, या अगर रिएक्शन जो है वो एटमाइजेशन का है तो वो भी हम आगे देखेंगे। उसी हिसाब से उसी मुनासबत से हम इसका नाम रख देते होते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पहले हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे। बेटा फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, ठीक है, फॉर्म होना। तो जब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ द amount of heat absorbed or evolved when 1 mole of the compound is formed from its element। तो जब भी किसी एलिमेंट से उसका कंपाउंड बन रहा होगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस तो उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। तो क्या इसकी डेफिनेशन होगी, अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड और ये सारी डेफिनेशंस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच एफ। हीट ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो इसलिए इसे डेल्टा एच एफ नॉट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास वही रहेंगी, यूनिट भी किलो जॉल पर मोल ही होगा इसका। एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको दे दी है कि जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसमें जो है वो एलिमेंट्स हैं और उनके रिएक्शन से क्या बन रहा है, MgO जो कि सॉलिड है। इस रिएक्शन के दौरान इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है -692 किलो जॉल पर मोल एनर्जी, तो ये इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। इसी तरह आपको हर डेफिनेशन के साथ उसकी एक या दो जो एग्जांपल्स हैं वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दी है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की। तो देखें कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज़ हुई है, -393.7 किलो जॉल पर मोल, तो ये इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का मतलब होता है एटम्स में कन्वर्ट कर देना। तो बेटा ये हाइड्रोजन की गैस थी, ये कन्वर्ट हो गई है हाइड्रोजन के एटम में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। कि एलिमेंट से एक मोल जो है वो एलिमेंट से उसके गैशियस एटम्स में बनने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब हुई है वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। अब्जॉर्ब या रिलीज जो भी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन जो है वो सॉरी एक मिनट, ये हाइड्रोजन के मोलेक्यूल्स थे, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन के एटम्स में, ठीक है। तो इसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ या अब्जॉर्ब हुई है, तो अगर यहाँ पे -218 है, अच्छा माइनस है तो मतलब रिलीज़ हुई होगी, लेकिन अगर आपकी बुक्स में माइनस नहीं है तो फिर उसका मतलब होगा कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, हीट अब्जॉर्ब हुई है। तो ये कन्वर्ट हो तो ये 218 किलो जॉल पर मोल इसकी जो है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। अच्छा फिर है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है एसिड और बेस मिलके क्या बना देते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो वैन यहाँ पे देखें आपके पास ये एसिड कन्वर्ट हो रहा है अपने आइंस में, बेस कन्वर्ट हो रही है अपने आइंस में, और फिर ये एसिड और बेस के आइंस जो हैं मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट NaCl और साथ वाटर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड when 1 mole of hydrogen ions from an acid react with 1 mole of hydroxide ion from a base to form 1 mole of water। बेटा देखें चाहे कोई भी एसिड या बेस हो तो आपके पास हाइड्रोजन का आयन और हाइड्रोक्साइड का आयन ज़रूर आएगा, इसीलिए उन्होंने इसे डिफ़ाइन ही हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में किया है कि न्यूट्रलाइजेशन में वाटर तो लाजमी बनेगा ही बनेगा। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एक मोल हाइड्रोजन का आयंस और एक ही मोल हाइड्रोक्साइड आइंस मिल के एक मोल जब वाटर बना देते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस वाले रिएक्शन में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है, -57.4 किलो जॉल पर मोल, और ये आपके पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, इसे डेल्टा HN0 से रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे एटमाइजेशन का भी मैं बता दूँ, उसे डेल्टा AT का मतलब है एटमाइजेशन नॉट, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा उसके बाद है जी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन जब कोई चीज़ जल रही हो, ठीक है।
अब जब कंबशन होती है तो उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाजमी बनता है, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्nt इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो इसको डेल्टा एच सी नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आप यहाँ पे ज़रा नोट कर लें कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा जो है वो नेगेटिव होती है। ये हमेशा जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है इसके रिज़ल्ट में, ठीक है। कोई चीज़ जल रही हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, ये आपको पता है पहले भी, ठीक है। इसी तरह एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी ज़्यादातर केसेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कंबशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन भी ज़्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये देख लें यहाँ पर जैसे मेथनॉल एथेनॉल है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जल रही है, यानी कि कंबशन हो रही है, उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है और साथ आपके पास जो है वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट 1368 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है, ठीक है। तो आपको मेन चीज़ जो है वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए और साथ उनके यूनिट्स और स्टैंडर्ड कंडीशंस और एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में टाइप है एंथैल्पी की, वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन है इसकी, इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन सो मच सॉल्वेंट दैट फर्दर डाइल्यूशन रिजल्ट्स इन नो डिटेक्टेबल चेंज। वो कह रहे हैं कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का जब आप इतने ज़्यादा सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करवाएं कि अब उससे ज़्यादा सॉल्वेंट डालने पर उस पर कोई असर ना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लें सॉल्वेंट और उसके अंदर सिर्फ एक मोल किसी भी सब्सटेंस का डिज़ोल्व करवाएं, तो उस डिज़ोल्व करवाने पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि जैसे कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इसे डेल्टा एच एस ओ एल यानी सोल्यूशन लिखते हैं। अमोनियम क्लोराइड की NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो +16.2 किलो जॉल पर मोल है, यानी कि एनर्जी चाहिए, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की कितनी है? -25 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट को जब आप डिज़ोल्व करवाएंगे उसके सॉल्वेंट में तो एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका जो है वो आज का टॉपिक था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़ थी, इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जो है वो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।